दोस्तों, इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर में लास्ट वीडियो में 5G के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो के अंदर में और हमारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है 5G का कज़न सिस्टर, जो कि एज कंप्यूटिंग है। जैसा हमने उसमें देखा था कि एज कंप्यूटिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा अगर 5G आता है तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये 5G से रिलेटेड है। 5G से कैसे रिलेटेड है? 5G के अंदर हमने देखा कि लेटेंसी जो थी वो लगभग 10 गुना कम हो जा रही थी। लेटेंसी मैंने आपको बताया था कि कितने टाइम के अंदर में रिस्पॉन्ड कर रहा है। जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस डाटा पहुंचाते हो तो वो कितने टाइम के अंदर पहुंचता है। जैसे यहाँ से अगर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे डाटा पहुंचाना है तो एक्चुअल में तो काफ़ी सारे कनेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारे कनेक्शन है, सिर्फ इसी इंडिविजुअल को पहुंचाना है डाटा। तो ये डाटा जाएगा हमारे पास में डाटा सेंटर के अंदर में, वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा एक्चुअल में कौन से कनेक्शन की बात की जा रही है। तो फिर वो इस पर्सन के पास में लेके जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। जैसे हमने 4G के केस में देखा था कि ये लगभग 10 मिली सेकेंड के करीब में लगा रहा था, तो मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा था उसके अंदर में। अब जब हम 5G की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर में हम लेटेंसी को डिक्रीज़ करेंगे। लेटेंसी को डिक्रीज़ क्यों करना है? जैसे ऑटोनोमस कार चल रही है एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर, दूसरी साइड से एक और ऑटोनोमस कार आ रही है, ट्रैफिक के साइड में ट्रैफिक लाइट को एनालाइज करना है। तो ये कार इससे बात कर पाए डायरेक्टली, उससे हम अवॉइड कर पाएंगे कोई भी इनके बीच में कोलिजन। तो उसको अवॉइड करने के लिए इनको रियल टाइम के अंदर में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ में। और इस केस के अंदर में तो आप समझ सकते हो कि अगर छोटी सी मिली सेकंड के अंदर में भी गलती होती है तो दोनों कार का कोलिजन हो सकता है। या हम दूसरे केस के अंदर में रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर काम जिसके अंदर में रियल टाइम के अंदर डाटा जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए। जितना लेट पहुंचेगा उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए 5G आया। लेकिन अब यहाँ पे इशू ये आता है, जब भी आपका डाटा वगैरह जो भी मतलब अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो उनके बीच में जो इंटरमीडिएरी डाटा सेंटर होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं आपसे। डाटा सेंटर काफ़ी दूर होने के कारण काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे मान लो यूट्यूब का सर्वर और डाटा सेंटर वो कैलिफोर्निया के अंदर है, ठीक है। मान लो वो कैलिफोर्निया के अंदर है, तो अगर आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है या आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके अंदर में जैसे मान लो आप कमेंट भी कर रहे हो, इस चैनल के ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो वो जाएगा यहाँ पे कैलिफोर्निया के सर्वर के अंदर में, फिर जाके अपीयर होगा यहाँ पे। तो उसके अंदर में लेटेंसी आ जाती है, थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंसी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। अगर ऑटोनोमस कार चल रही है वो तो आमने सामने है, उनको इतने दूर डाटा ट्रांसफ़र करने की क्या आवश्यकता है। अगर इस रोड पे चल रही हैं तो उनका तो ऐसा होना चाहिए कि नज़दीक से काम बन जाए। हमारे नॉर्मल केस के अंदर में तो हमारे काफ़ी दूर दूर सर्वर हैं। अगर ये दिल्ली में चल रही हैं और सर्वर बेंगलोर में, तो सर्वर के थ्रू होके जाएगी ये। या हो सकता है कि वो यहाँ से मुंबई से बाहर जाए, उसके बाद कैलिफोर्निया से वापस आके फिर इस कार के पास में आए, तो उसमें कुछ मिली सेकेंड की देरी हो जाती है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए एज कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आया। इसमें क्या बोला, जो प्रोसेसिंग होगी डाटा की इन दोनों के बीच में वो लोकली हो जाएगी। जैसे मान लो अगर दिल्ली के अंदर हो रहा है तो दिल्ली के अंदर उसी रीजन के अंदर में इनकी प्रोसेसिंग होके ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाहर नहीं जाएगा डाटा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। एज के ऊपर कंप्यूटिंग हो जाएगी। आपको नॉर्मल केस के अंदर जो हमारे सर्वर बने हुए हैं, डाटा सेंटर बने हुए हैं काफ़ी दूर दूर, उन तक डाटा जाने की आवश्यकता नहीं है, लोकल लेवल पे ही हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है ये दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे रियल टाइम के अंदर में, और इसके थ्रू ये कम्युनिकेट करेंगे, डाटा बाहर नहीं जाएगा इनके बाहर। इसका मतलब कि लेटेंसी डिक्रीज़ हो जाएंगी। जितना कम आपका सर्किट बनता है उस सर्किट के अंदर में उतना कम टाइम लगेगा डाटा को ट्रांसफ़र होने के लिए। तो 5G के कारण एज कंप्यूटिंग काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी बन चुका है, और एज कंप्यूटिंग अब काफ़ी बड़े वे में आने वाला है। तो अगर एज कंप्यूटिंग काफ़ी बड़े वे में आने वाला है, इसका मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, डाटा सेंटर वगैरह लगाने पड़ेंगे, और स्पीड जो है काफ़ी गजब की हो जाएगी। तो क्या था यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2025 तक कंपनी जो है जनरेट करेंगी और प्रोसेस करेंगी 75% अपना डाटा। कहाँ पे? जो भी उनके ट्रेडिशनल सेंटर हैं उनसे बाहर। कहाँ पे? एज के ऊपर। तो मतलब ये मान लो ये पूरा सिस्टम था उनका। यहाँ पे ये मान लो इंडिया का डाटा प्रोसेस होता है यहाँ पे यूएस के अंदर में। तो ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाया था। अब इन्होंने बोला लोकली प्रोसेस होगा, तो सिर्फ इतने कर एरिया में यहीं पे डाटा प्रोसेस हो जाएगा और यहीं पे आपका काम बन जाएगा। डेफिनेशन के अंदर में आता है एज कंप्यूटिंग की। एज कंप्यूटिंग अनेबल करता है डाटा को, कोई भी डाटा को, कम्युनिकेशन के में क्या हो रहा है, डाटा जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, उस डाटा को एनालाइज किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है एट द एज ऑफ अ नेटवर्क।
जो मैंने नेटवर्क आपको बताया, जो पूरा इकोसिस्टम बना था, उसके एज के ऊपर उसी लोकल तरीके से काम कर लिया जाएगा। ऐसे ही अलग अलग प्लेसेस के ऊपर में इस टाइप के बॉक्सेस बने होंगे। यहाँ पे अपने सर्वर हैं, यहाँ पे अपना डाटा सेंटर है, यहीं पे इनका काम बन जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। और ये जो डाटा प्रोसेस होगा, स्टोर होगा, वो क्लोजर होगा रियल टाइम बेसिस के ऊपर में, बिना लेटेंसी के। अब आते हैं ये डिफरेंट कैसे है क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आपको बताओ, क्लाउड कंप्यूटिंग में प्रेजेंट टाइम के अंदर में जैसे मान लो आपने पीपीटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, कन्वर्ट करना है अपने पीडीएफ के अंदर में, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, नॉर्मल अपने फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर है उससे कर सकते हो, या आपने अपना फ़ोटो को एडिट करना है, उसके अंदर में कुछ और डालना है, तो एक तो आप खुद डाल सकते हो उसको नॉर्मल आपके फ़ोन के अंदर, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और अपने फ़ोन के अंदर काम कर लिया। दूसरे केस के अंदर में आप क्या कर सकते हो, अपने मान लो आपके पास में छोटा फ़ोन है, उसकी उतनी प्रोसेसिंग नहीं है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 1 GB का है, जो कि काम करता है फ़ोटो को एडिट करने का। अगर आपके फ़ोन में ये काम नहीं हो सकता तो आप क्या करोगे, अपना फ़ोटो अपलोड करोगे और वो जाएगा सर्वर में। ठीक है, वो जाएगा क्लाउड सर्वर के अंदर में, जैसे जो जहाँ पे होगा, जैसे कैलिफोर्निया में सर्वर है, बेंगलोर में, वहाँ पे जाएगा। वहाँ पे उनके पास में प्रोसेसिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है। आपने फ़ोटो अपलोड किया ऑनलाइन, उसको आपने एडिट किया और उसके बाद उसको डाउनलोड कर लिया, इसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। या इस केस के अंदर में जैसे मान लो अगर 5G आ जाता है, तो आपने अगर मान लो गेम खेलनी है, कोई काफ़ी हैवी गेम है, 2 GB 3 GB 4 GB, और आपका फ़ोन उतना प्रोसेस नहीं कर पाता, ये छोटा फ़ोन है, अगर आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट है तो आप डायरेक्टली क्लाउड के ऊपर गेम खेल सकते हो। प्रोसेसिंग इस सर्वर की होगी। ठीक है, ये कंप्यूटर जो होगा ये उसको प्रोसेस करेगा, आपने सिर्फ रियल टाइम के अंदर उसको ट्रांसफ़र करके खेलना है। ठीक है, तो वो काम किया जा सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सेम है जो आजकल करते हैं उस हिसाब से, और वो काफ़ी दूर होती है एक पर्टिकुलर प्लेस से, जो ट्रेडिशनल सेंस के अंदर में होता है उसमें काफ़ी दूर होती है इंडिविजुअल से, लेकिन एज कंप्यूटिंग काफ़ी नज़दीक होती है। जैसे ये हमारे ट्रेडिशनल वे में अगर आपने फ़ोटो एडिट करना है तो यहाँ पे जाएगा वो। ठीक है, वो काफ़ी दूर जा रहा है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में आपके लोकल एरिया के अंदर ही काम हो जा रहा है। और इसके अंदर में हमारे पास में जो भी प्रोग्राम वगैरह वो लोकली स्टोर हो जा रहे हैं उसी लोकल एरिया के अंदर में। लोकल इसलिए हो रहे हैं ताकि स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके, इससे लेटेंसी कम होगी 5G के लिए, और उससे फिर इंटरनेट ऑफ थिंग और हमारी ऑटोमेटेड कार वगैरह, जो भी हमारे ऐसे इक्विपमेंट जिनको हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता है, लो लेटेंसी की आवश्यकता है और रियल टाइम में डाटा ट्रांसफ़र चाहिए, तो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट क्या आते हैं इसके, हाई स्पीड देगा, कम लेटेंसी होगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। फिर बेटर सिक्योरिटी है इसमें, बिकॉज डाटा आपका एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक सर्वर नहीं है, ऐसे छोटे छोटे एरिया में डिवाइडेड है, तो इसमें सिक्योरिटी आपको अगर ब्रीच करना है तो आपको हर सर्वर को ब्रीच करना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से सिंगल अटैक से बेहतर है, यहाँ पे मल्टीपल अटैक आपको करने पड़ेंगे, और ये लेस एक्सपेंसिव रूट है, इसको स्केल किया जा सकता है, कंपनी स्केल कर सकती हैं बड़े स्केल के ऊपर इसको। ठीक है, मतलब वेरियस छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो भी अपना काम लगा सकती हैं इस टाइप से। तो इस टाइप की होती है एज कंप्यूटिंग। ऐसे नॉर्मल केस के अंदर में जो डाटा सेंटर है वो काफ़ी दूर है आपके। ठीक है, ये मान लो कैलिफोर्निया में है आपका, और ये सारी आपकी डिवाइसेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। नॉर्मल केस के अंदर इनको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो इस टावर को बात करनी है यहाँ पे, इससे जो भी चीज़ है, ये बैटरी वगैरह जो भी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाएगी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गई, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर ये लोकल लेवल पे हो तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गई फिर यहाँ चली गई, तो लोकल लेवल के ऊपर में डाटा प्रोसेस हो जाएगा, स्पीड के साथ में होगा। और सेम वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप देख सकते हो, रियल टाइम के अंदर होता है। एज कंप्यूटिंग रियल टाइम में डाटा प्रोसेसिंग होती है और लोकल प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ऐसे प्रोसेसिंग हो जाएगी। नॉर्मल केस के अंदर में ये काफ़ी दूर जा रहा था, उसके बाद वापस आ रहा था। फिर आता है डाटा लोकलाइजेशन। न्यूज़ थी हमारी 2020 के अंदर में, आरबीआई के द्वारा क्लैरिफाई किया गया कि 2018 में उनके द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनमें जो चीज़ें बोली गई थी उनको उनके द्वारा क्लैरिफाई किया गया। उसमें इनके द्वारा बोला गया था जो भी पेमेंट का डाटा होगा वो सारा डाटा ओनली इंडिया में स्टोर किया जाएगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस थी 2018 की। तो अब इन्होंने और क्लैरिफाई किया इसको, इन्होंने बोला कि हाँ, हमने जो बोला हुआ है वो यही बात बोली हुई है, जितना भी पेमेंट का डाटा होगा, जो भी आप पेमेंट का डाटा पेटीएम ट्रांसफ़र करेगा एक दूसरे को, व्हाट्सएप को परमिशन मिली है तो वो व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करेगा, या जो भी कार्ड का डाटा होगा वो सिर्फ इंडिया में स्टोर होगा, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। डाटा लोकलाइजेशन कंसेप्ट काफ़ी न्यूज़ में है, तो ये मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसके अंदर में डाटा लोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो आपका पर्सनल डाटा है, मतलब या जो आपका क्रिटिकल डाटा है, वो डाटा किसी भी कंट्री का प्रोसेस और स्टोर किया जाएगा, किस में, उसी कंट्री के अंदर प्रोसेस और स्टोर किया जाएगा।
और एक और आपको प्रोसेस का नाम याद रखना है, डाटा मिररिंग। उसके अंदर बोला जा सकता है डाटा मिररिंग इज़ अ प्रोसेस समटाइम्स इन न्यूज़। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डाटा तो आप एक ही जगह पे इस कंट्री के अंदर ही स्टोर कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, लेकिन उसकी एक कॉपी आपने दूसरे प्लेस के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, एक कॉपी आपने दूसरी प्लेस के ऊपर रखी हुई है। या ये मान लो कंट्री होम कंट्री है, ये हमारी फॉरेन कंट्री है, या आप डाटा यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पे पूरा डाटा स्टोर कर रहे हो और इसकी एक कॉपी यहाँ पे रखी हुई है। तो कुछ भी कर सकते हैं, मिरर करना है मतलब उसको, उसकी एक कॉपी दूसरे प्लेस के ऊपर रखी हुई है। अब आते हैं एडवांटेज क्या आती है इसकी। फर्स्ट, डाटा प्राइवेसी, डाटा सोवरेंटी, बिकॉज आपका डाटा आपकी कंट्री के अंदर है तो आपकी प्राइवेसी उसमें बची रहेगी। सुपरवाइजरी एक्सेस, मतलब उसके ऊपर एक्सेस की जा सकती है, सुपरवाइज किया जा सकता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के द्वारा। जैसे फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट आता है जिसके अंदर में हेट वगैरह भड़काई जाती है, वैसे केस के अंदर में अगर आपको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इंक्वायरी करनी है, सुपरवाइज़ करना है, तो डाटा अगर हमारी कंट्री में है तो उनके पास में पावर होगी। अदरवाइज़ अगर वो दूसरी कंट्री के अंदर है तो उनके पास में पावर नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकते। बड़ी लेवल पे तो मान सकते हो, मान लो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है तो कुछ करोगे। छोटे लेवल के ऊपर तो क्या ही कर पाओगे, आप रिक्वेस्ट भी करोगे तो भी मतलब छोटे मोटे पुलिस ऑफिसर, उनकी कौन सुनेगा। फिर आता है इंश्योर करेंगे नेशनल सिक्योरिटी। जैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई ट्रांजैक्शन की जा रही है, कोई बातें हो रही हैं हमारी व्हाट्सएप के ऊपर में, और आपको उसके बारे में पता चलता है, तो उसकी कंप्लीट एक्सेस लेने के लिए आपको होम कंट्री, जिस कंट्री के अंदर डाटा स्टोर है, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस कंट्री के साथ में आपकी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की गई है। इसका मतलब म्यूचुअल, दोनों साझा तरीके से लीगल असिस्टेंस देंगे एक दूसरे को। जैसे हमारे देश का क्रिमिनल अगर उस देश के अंदर चला गया है, हमें अगर उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम इनसे पूछेंगे। इसके अंदर में सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है, कोलैबोरेशन की बात की जा रही है। इसमें ये बात नहीं की जा रही अगर हमारे देश का क्रिमिनल उस देश के अंदर चला गया तो उसको एक्स्ट्राडाइट अगर आपने करना है तो उसके लिए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अलग से होती है। ये सिर्फ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ हैं, तो ये साइन करनी पड़ती है। और अगर आपने साइन ना की हो तो फिर वो आपको डाटा नहीं देंगे। और अगर आपने साइन कर भी दी हो उसके बाद में वो डाटा देने के लिए, जैसे यूएस से इंडिया डाटा मांगता है तो वो 2-2 3-3 साल के अंदर देते हैं और कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। और लोकल गवर्नमेंट भी अच्छे से डाटा वगैरह अगर उनको आवश्यकता है उसकी, तो उस डाटा का वो यूज़ कर पाएंगी और बोल पाएंगी, रेगुलेट कर पाएंगी। उसके अलावा डाटा सेंटर वगैरह काफ़ी बनाने पड़ेंगे आपको। अगर इंडिया में अगर आपने डाटा लोकलाइजेशन करनी है कंप्लीट तरीके से, तो इंडिया के अंदर में तो सेंटर की काफ़ी कमी है, डाटा सेंटर की। अगर आप डाटा सेंटर बनाओगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को। फिर इसमें काफ़ी अकाउंटेबिलिटी होगी गूगल, फेसबुक जैसी फर्म की, बिकॉज इनको डाटा इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा, तो फिर इनको पता होगा कि डाटा इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है, उसके अंदर में हम यूएस के लॉज के कारण बच नहीं सकते। और इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन कम होगा, बिकॉज जो कंपनी यूएस के अंदर काम कर रही है, यूएस के अंदर रजिस्टर्ड है, वो इंडिया के अंदर में आती हैं, जैसे फेसबुक वगैरह आ रही है। इंडिया के अंदर अगर कुछ होता है तो ये बोलेंगे आपका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, हम तो यूएस के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो यूएस हमें देखेगा, आप अपना काम देखो। तो इस टाइप की जो कन्फ्लिक्ट है जुरिस्डिक्शन का, वो इस केस में नहीं होगा। फिर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, जैसा मैंने बताया, ये फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब आते हैं चैलेंजेस के अंदर में। अगर आप बोलोगे लोकलाइज लेवल के ऊपर स्टोर करके रखो तो क्या चैलेंज होगा आपको। इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कंपनीज़ को, तो कंपनीज़ को प्रॉब्लम होगी, उनको अपने सर्वर लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। पहले से तो लगाए ही हैं उन्होंने, कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, अब उनको और ज़्यादा सर्वर लगाने पड़ेंगे, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है, डाटा सेंटर वगैरह अगर आपने ये सब चीज़ें लगानी है तो हमारे लगभग 5 से 6 गुना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है जितने की हमें आवश्यकता है। फिर ये एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। अगर आप दूसरे देश की कंपनीज़ को बोल रहे हो कि यहाँ पे सर्वर लगाओ, यहाँ पे डाटा सेंटर लगाओ, उसके बाद ही आपको बिजनेस करने देंगे, तो ये एक्ट करेगा एज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, और वो जो कि बैकफायर कर सकता है। उसके अंदर में जो दूसरी कंट्री है वो भी आपके ऊपर उसी टाइप के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर यूज़ कर सकती हैं, तो वो हमारे वर्ल्ड ट्रेड के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। उसके अलावा इसमें बोला गया कि डाटा तो आप स्टोर कर दोगे, लेकिन डाटा एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर होता है। कोई भी डाटा जब आप स्टोर करते हो सर्वर में, वो एनक्रिप्टेड होता है। मतलब वो ऐसा नहीं होगा उसमें लिखा होगा, जैसे मान लो उसके अंदर डाटा के अंदर लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ लैकिंग, तो वो ऐसे नहीं लिखा होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। जैसे मान लो 0111111 इस एनक्रिप्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको डिकोड करने के लिए एनक्रिप्शन कीज़ होती हैं, उनकी आवश्यकता होती है। एनक्रिप्शन की स्टोर की जाती है उनके द्वारा अपनी होम कंट्री में, जहाँ पे वो सेफ़ वगैरह एक पर्टिकुलर एरिया में सेफ़ फील करते हैं। तो डाटा की मल्टीपल कॉपी वो बना के रख देंगे आपकी कंट्री में, लेकिन एनक्रिप्शन की वो अपने बाहर रखेंगे जहाँ पे उनका होम कंट्री है। तो फिर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज एनक्रिप्शन की अगर वहाँ पे है तो डाटा आपके पास में हो सकता है, लेकिन आप उसको एनक्रिप्ट नहीं डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, उस डाटा का यूज़ नहीं कर पाओगे आप।
फिर अगर आपने फोर्स किया डाटा लोकलाइजेशन के लिए तो बिजनेस वगैरह वो बाहर जा सकते हैं आपकी कंट्री से। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या थी? आरबीआई की गाइडलाइंस इनके ऊपर एक पॉइंट निकाल के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है पहले, तो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा पता होना चाहिए डाटा लोकलाइजेशन इंडिया में होता है डाटा लोकलाइजेशन या नहीं होता, या होता है किस सर्टेन एक्सटेंट तक होता है, कौन से एरिया में होता है, वो सब चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। तो आरबीआई ने 2018 में डायरेक्टिव लाया, उसके अंदर उनके द्वारा बोला गया जो भी हमारे पेमेंट करने वाले, जो पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरमीडियरी हैं पेमेंट के अंदर इन्वॉल्व, जो कि रजिस्टर्ड हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर, आरबीआई रजिस्टर करता है इस एक्ट के अंदर उनको, जो भी जैसे पेटीएम वगैरह है आपका, फ़ोनपे, अमेजोन पे, इन सबको रजिस्टर होना पड़ता है। उन सबको बोला गया जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, ई वॉलेट, पेटीएम जैसे, इनके ऊपर ये लागू होंगे ये जो डायरेक्टिव इन्होंने दिए डाटा लोकलाइजेशन की। और क्या बोला इन्होंने? एंटायर पेमेंट डाटा ओनली इन इंडिया स्टोर करो। आप प्रोसेस करने के लिए लेके जा सकते हो उसको फॉरेन कंट्री में, जैसे स्टोर इंडिया में ही करोगे, लेकिन अगर आपके पास में कंप्यूटर की आवश्यकता है प्रोसेसिंग करने के लिए डाटा को, एक टाइम के लिए उसको बाहर लेके जाओ, प्रोसेस करो, उसके बाद यहाँ लेके जाओ, लेकिन ये वाला जो डाटा आपने प्रोसेस करने के लिए इसको डिलीट कर दो, बाद में प्रोसेस कर सकते हो आप, ठीक है। शेयर भी कर सकते हो अगर कोई ओवरसीज़ रेगुलेटर है, जैसे यहाँ पे आरबीआई है, तो अगर आपको उस रेगुलेटर को कोई यूएस के अंदर में, फ्रांस के अंदर में रेगुलेटर को आवश्यकता पड़ रही है डाटा की, उनको कोई केस वगैरह सॉल्व करना है, कुछ है, तो आप शेयर कर सकते हो उस डाटा को, बट आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से पहले। फिर आया आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया डाटा मिररिंग, जिसके अंदर में हमने देखा मिरर करेंगे डाटा को, एक कॉपी बाहर स्टोर कर देंगे और दूसरी कॉपी इंडिया में, तो वो नहीं करोगे, सिर्फ इंडिया में स्टोर करोगे। उसके अलावा डाटा लोकलाइजेशन के जर्नल नॉर्म की बात करते हैं तो 2018 के अंदर में बी एन श्री कृष्णा जी की कमेटी बनी थी, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया बिल। अब ये पास नहीं हुआ है तो हमारे लिए उतना काम का नहीं है, वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब न्यूज़ के अंदर होता है, लेकिन अभी ड्राफ्ट है, इसके अंदर में चेंजेस हो रहे हैं काफ़ी सारे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसे नॉर्मल केस के अंदर, जब ये पास होगा उसी के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस जो ड्राफ्ट था उसके अंदर बोला गया था सभी पर्सनल जो डाटा है उस डाटा की एटलीस्ट 1 कॉपी इंडिया के अंदर में स्टोर की जाएगी, जो भी पर्सनल डाटा है उसकी 1 कॉपी एटलीस्ट इंडिया में स्टोर की जाएगी। और जो क्रिटिकल पर्सनल डाटा है, जो कि मतलब काफ़ी क्रिटिकल है, जैसे मान लो आपके पासवर्ड हैं या कोई मतलब और आपकी ऐसी वीडियोस वगैरह हैं जिनके अंदर में आप काफ़ी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज कर रहे हो, कोई डीएनए की कॉपी या कोई और इन्फॉर्मेशन, उन सब इन्फॉर्मेशन को क्रिटिकल पर्सनल डाटा उसको स्टोर किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा सिर्फ इंडिया में। जैसे आप आधार कार्ड शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया ऐप के ऊपर दूसरे पर्सन के साथ में, अपना आधार की फ़ोटो शेयर कर रहे हो, तो वो पर्सनल डाटा है आपका और वो क्रिटिकल है आपके लिए, उसको सिर्फ इंडिया में प्रोसेस किया जाएगा। तो ये अभी फाइनल नहीं है, इसका तो बाद में पता चलेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी भी लेके आई थी, उसके अंदर भी इनके द्वारा ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए बोला गया था डाटा लोकलाइजेशन के लिए, तो ये भी ड्राफ्ट है, ये भी अभी पॉलिसी नहीं आई हुई है, तो ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। एक और जो इसमें टर्म आती है वो आती है ओसाका ट्रैक। ओसाका जो ट्रैक है ये प्रपोज किया गया था जापान और यूएस वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं इनके द्वारा बोला गया था कि इसके ऊपर साइन किया जाए हमारे द्वारा। इसमें क्या बोला गया था, जो भी ई कॉमर्स जैसी कंपनीज़ हैं उनको डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत में फ्री के अंदर में आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्री फ्लो हो उनकी इन्फॉर्मेशन का, और उनको कंप्लीट तरीके से आपके द्वारा परमिशन दी जाए। जैसे ई कॉमर्स कंपनियाँ, इंडिया की तो अपनी ई कॉमर्स कंपनी कोई नहीं है जो कि काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर हो, जो भी हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह ये भी बिकी हुई फॉरेन कंपनीज़ हैं। तो अगर इंडिया बोलता है फ्री फ्लो में आप सब लोग आओ और अपना अपना काम करो इंडिया के अंदर में, तो उससे इंडिया की तो कंपनी कुछ भी नहीं बचेगी, बाहर की कंपनी सारा हाईजैक कर लेंगी, इंडिया के पास में अपना कुछ भी नहीं बचेगा। तो इनके द्वारा ऐसा बोला जा रहा है कि कंप्लीट तरीके से, और फिर बोला गया डाटा का फ्री फ्लो हो, जैसा ड्राफ्ट पॉलिसी में बोला गया डाटा लोकलाइजेशन के लिए हमारे पास में वो ना हो, इस टाइप का कोई भी काम ना हो, कंप्लीट तरीके से फ्री तरीके से काम करें हम, डाटा लोकलाइजेशन कोई नहीं होना चाहिए। और इसको प्रपोज़ किया है इन्होंने G20 के अंदर में, और बोला WTO के अंदर हम साइन करेंगे इसको, और इसको सपोर्ट किया यूएस, EU, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, क्योंकि इनकी कंट्रीज़ अच्छी हैं और इनके पास में अपना इकोसिस्टम है पहले से बना हुआ। और गरीब गरीब कंट्रीज़ जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, इनके द्वारा इसको साइन करने से इनकार कर दिया गया, क्योंकि ये तो एक तरीके से मतलब अपनी सोवरेनिटी इन कंट्रीज़ को दे देने की बात है, क्योंकि इंडिया के द्वारा डाटा लोकलाइजेशन लेके आ रहे हैं। अगर हमारे पास में भी कोई ई कॉमर्स के जाइंट होते, हमारे पास में भी बड़े बड़े जाइंट होते, तो भी हम बोलते कि हाँ कम्पीट कर पाएंगे, फ्री फ्लो होना चाहिए। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फ्री फ्लो का मतलब है कि आप आओ और आप सब कुछ करो, हम फालतू में बेले बैठेंगे।
तो ये था ओसाका ट्रैक। क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ओसाका ट्रैक समटाइम्स इन न्यूज़ इज रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओसाका ट्रैक। और उसमें बोला जा सकता है कि ये रिलेटेड है, ओसाका ट्रैक जो है रिलेटेड है टेररिज्म से या क्लाइमेट चेंज से आपने लड़ना है, तो ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है। और मोर स्पेसिफिक इसके अंदर में टर्म्स हैं जिसके अंदर डाटा लोकलाइजेशन, डाटा फ्लो के लिए बोला गया, डाटा लोकलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, डाटा फ्री फ्लो होना चाहिए, कोई प्रोहिबिशन ना हो, उन चीज़ों के लिए इसमें बातें की गई हैं। फिर आता है कंसेप्ट डार्क नेट। डार्क नेट के ऊपर में 2020 के अंदर में नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा फाइंड किया गया वेरियस जो हमारे ड्रग पेडलर थे वो ड्रग्स वगैरह सेल कर रहे थे। तो डार्क नेट क्या होता है? डार्क नेट इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि काफ़ी डार्क है, उसको आप नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप ट्रेडिशनल सर्च इंजन जैसे गूगल से एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर में कम्युनिकेशन करते हैं आप नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके, इसमें कम्युनिकेशन करते हैं 2 पर्सन। जैसे ये हमारे पास में इंटरनेट है पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं सरफेस वेब, जो ये ऊपर वाले प्लेस के ऊपर है, जिसके अंदर नॉर्मल जो हम अगर सर्च करते हैं वो हमें आ जाएगा। जैसे गूगल है, गूगल, बिंग, विकीपीडिया, ये नॉर्मल है जो सब लोग सर्च कर सकते हैं। इनके ऊपर कुछ सर्च करोगे, गूगल के ऊपर आपने कुछ सर्च किया और वो आपको मिल गया, इसका मतलब वो सरफेस के ऊपर है। अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है तो आप उसकी इंडेक्सिंग करते हो, आप लिखते हो कि कौन कौन सी चीज़ें उसकी पब्लिक हो सकती हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, आईएएस की वेबसाइट है, जो भी आप देखते हो वो सरफेस वेब है, क्योंकि आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब दूसरा, किसी आईएएस की वेबसाइट के ऊपर गए, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कोर्स है जो आपको परचेज़ करके ख़रीदना पड़ेगा, तो आप उस कोर्स के अंदर डायरेक्टली नहीं घुस पाओगे, मतलब वो डायरेक्टली विजिबल नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा, उसके बाद में वो विजिबल होगा। तो जो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, उसके बाद में वो डीप वेब के अंदर आप जाओगे, वहाँ पे आपको वो मिलेगा। मतलब सरफेस वेब को कोई भी एक्सेस कर सकता है, नॉर्मल है। इसमें बिंग, गूगल, विकीपीडिया आ जाएगा। जो हमारी डीप वेब है, डीप वेब, वैसे तो ये पूरी डीप वेब है, डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है डार्क वेब, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए डीप वेब के अंदर में, इस वाले पार्ट में, ठीक है, सिर्फ इतने वाले पार्ट के अंदर में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जो कि आपको नॉर्मल केस में फ्रीली अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कोई एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, वो मेडिकल रिकॉर्ड, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिपोर्ट, कोई पर्टिकुलर आपकी करंट अफेयर की वेबसाइट है, वो नॉर्मल जो आपके पास में मिले होंगे सबको, वो तो आप डायरेक्टली जाके एक्सेस कर लोगे, वो सरफेस वेब के ऊपर है। लेकिन अगर वो बोलते हैं करंट अफेयर का कोर्स लो, उस कोर्स को आपको मिलेगा, आपको उसके लिए पासकोड वगैरह दिया जाएगा, और आप उसके बाद में पासकोड के बाद में लॉगिन करके अंदर जाओगे तो वो होगा डीप वेब में, ठीक है। और मोस्टली हमारा इंटरनेट डीप वेब के अंदर होता है, सरफेस वेब तो थोड़ा सा डीप वेब में होता है मोस्टली इंटरनेट। और डीप वेब का भी एक छोटा पार्ट होता है, छोटा बेबी होता है, उसको बोलते हैं डार्क वेब। ये जो डार्क वेब होता है, ये काम ये सरफेस वेब की तरह ही करता है, लेकिन ये डार्क होता है, मतलब इसको आप ट्रेडिशनल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर पाओगे। और इसको एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। आप कर सकते हो इसको अभी, मतलब आप खोलोगे आप टॉर ब्राउज़र, आप सीख सकते हो, अभी चला सकते हो इसको। इसका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। अगर मान लो आपने तस्करी करनी है, खरीद फरोख्त करनी है ह्यूमन बीइंग की, ड्रग वगैरह अगर आपने करना है, या हमारी ऑपरेसिव रिजीम जैसे चाइना के अंदर में जर्नलिस्ट को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वो यूज़ करते हैं इसका। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, इलीगल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ड्रग ट्रैफिकिंग अगर आपने करनी है, तो वो इसके थ्रू की जाती है, डार्क वेब से। तो डार्क वेब डीप वेब का वो पार्ट है जिसको नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और ये टॉर ब्राउज़र से इसको एक्सेस किया जाता है, और ये पार्ट है डीप वेब का, जैसा मैंने बताया डीप वेब का पार्ट आता है, लेकिन इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्राउज़र से, ठीक है। इसमें जर्नलिस्ट, सिटीजन वगैरह जो कि मतलब ऐसे ऑपरेसिव रिजीम में काम कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं इधर उधर। और टॉर इसका नाम है, इसको बनाया गया था यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन के द्वारा, जो हमारी इंटेलिजेंस के अंदर में आपने डाटा शेयर करना है उसके लिए। अब तो ये सब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और इसका नाम ऑनियन रिंग इसीलिए है क्योंकि ये क्या करेगा, नॉर्मल केस में जब आप चीज़ को एक्सेस करने लगते हो तो आपकी आइडेंटिटी भी उसके साथ में जाती है, ठीक है। अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो आप पता लग जाता है कि आपने एक्सेस की। इस केस के अंदर में जैसे अनियन होता है, अनियन में काफ़ी सारी कवरिंग होती है, इस तरीके की कवरिंग होती है, वैसे आपकी आइडेंटिटी के ऊपर कवरिंग लग जाएगी काफ़ी सारी, तो पता नहीं चल पाएगा कौन बंदा किसके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये है टॉर ब्राउज़र, ध्यान रखना है। फिर आया नेक्स्ट कंसेप्ट वाईफाई कॉलिंग। वाईफाई कॉलिंग कंसेप्ट आता है, भारती एयरटेल ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का वॉइस ओवर वाईफाई। इसको इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, भारती एयरटेल के द्वारा, और जियो ने भी इसको फॉलो किया। काम क्या करेंगे, बेसिक काम इसका ये है कि आपने वॉइस कॉल करनी है वाईफाई के ऊपर में, हाई डेफिनेशन कॉल कर सकते हो आप वाईफाई के ऊपर में, जैसे नॉर्मल फ़ोन से फ़ोन पे कनेक्ट करते हो। अगर मान लो आपकी कॉल डिसकनेक्ट हुई तो क्या, अगर आपका वाईफाई कनेक्शन ऑन है तो वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर लेगा,
ठीक है, ये हमारी 5G के अंदर में फैसिलिटी उपलब्ध है। लेकिन इन्होंने क्या किया, वाईफाई फैसिलिटी जो है अब ये 4G के अंदर दे रहे हैं। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन, मतलब अगर आपका फ़ोन वगैरह ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता और आपके पास में इंटरनेट कनेक्शन है साइड में, तो वो डायरेक्टली उससे कम्युनिकेट कर सकता है। इसमें कोई आपको स्पेशल आईडी की, स्पेशल ऐप की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल केस में आप व्हाट्सएप के थ्रू में कॉलिंग कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नंबर टू नंबर कॉल हो जाएगी आपकी। इसके लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा इसमें, और एक नंबर से दूसरे नंबर पे डायरेक्टली ये कॉल हो जाएगी।